उत्तराखंड में बीजेपी पार्टी को लगा बड़ा झटका। यशपाल आर्य और संजीव आर्य हुए कांग्रेस में शामिल। उत्तरकाशी में मकान में लगी भीषण आग लगने से घर का सामान जलकर हुआ खाक। नैनीताल में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक के पलटने से सड़क पर लगा लंबा जाम। उत्तराखंड में शुरू होगी पुलिस भर्ती की प्रक्रिया। कांस्टेबल के 1521 सिपाही पदों पर होगी भर्ती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने काशीपुर में आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन कर अस्पताल प्रबंधक की प्रशंसा करते हुए कहा कि आईवीएफ की सुविधा और उच्च तकनीकी से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिक्षा के साथ साथ अब उत्तराखंड स्वास्थ्य को लेकर भी काफी मजबूत होता जा रहा है। प्रदेश के लोगों को अब इलाज के लिए दिल्ली, मेरठ जैसे शहरों की ओर जाने की जरूरत नहीं है। वहीं अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर ऋषि सोलंकी ने कहा कि हम जनता को सस्ते दामों में बेहतर इलाज देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आईवीआर हॉस्पिटल में निदान आईवीएफ इसका उद्घाटन होगा। निश्चित ही इस टेक्नोलॉजी का आने पर भी संस्था का स्थापित होने से जो आम गरीब लोग हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते, चंडीगढ़ नहीं जा सकते, बड़े शहरों में नहीं जा सकते, उनको जो एक वंश की एक बहुत बड़ी। उत्तरकाशी के उपला टकनौर के हर्षिल क्षेत्र में कोरोना के 2 साल बाद चारधाम यात्रा खुलने से नवरात्रि में सूने पड़े धराली बाजार में काफी रौनक देखने को मिली है। वहीं ग्रामीण युवाओं ने अपने अपने सेब की ठेली लगाकर यात्रियों को सेब बेचने का काम शुरू किया, जिससे काश्तकारों के चेहरे खिल उठे। वहीं सभी काश्तकारों का कहना है कि हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे सेब के सीजन पर यात्रा शुरू की है। बात है कि 2 साल बाद फिर चहल पहल है, खासकर जो टकनौर का क्षेत्र है। यहाँ पहले क्या होता था कि यात्री यहाँ स्टे नहीं करती, रात को स्टे नहीं करती थी। अब जब से हमने यहाँ सेब बेचना स्टार्ट किया है, अब अगर आप मैं सुमित भाई से कहूँगा, अगर मार्केट दिखाए तो पूरा चहल पहल है। कम से कम हर समय 10 से 12 गाड़ी खड़ी रहती है और यात्री लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि वो लोग सेब तो खरीदते उसके बारे में जानकारी भी लेना चाहते हैं। ये भी कोशिश करते हैं कि उनको बगीचा दिखाया जाए। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर सरकार होम स्टे की योजना चला रही है, तो अगर सरकार होम स्टे चलाती है तो हम बगीचों के अंदर भी होम स्टे बना सकते हैं और उससे ये फ़ायदा होगा कि होम स्टे के सेब के साथ साथ हमारा होम स्टे भी चलेगा। तो बहुत खुशी की बात है कि 2 साल बाद जो कोरोना से हम 2 साल बहुत ज़्यादा पिछड़ गए थे, इस साल बहुत अच्छा चहल पहल है। और मैं सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने ठीक सीजन पे, हमारे सेब के सीजन पे यात्रा खोली है। लखीमपुर खीरी में भाजपा नेताओं के आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनकी हत्या करने और सरकार का इस पर कोई ठोस कदम ना उठा पाने को लेकर युवा कांग्रेस ने गांधी पार्क में मौन व्रत रखा। बता दें कि मौन व्रत के माध्यम से युवा कांग्रेस ने भाजपा सरकार के देश में तानाशाह होने का संदेश दिया है। बता दें कि लखीमपुर की घटना को काफी समय होने पर भी सरकार ने केंद्रीय मंत्री के बेटे के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। आज मौन व्रत के से युवा कांग्रेस उत्तराखंड ये संदेश दे रही है कि ये देश गांधी का है, ना कि गॉडसे का है। तो हम ये मांग करते हैं कि जो हमारे जो मंत्री हैं, मंत्री तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें और उनके बेटे को आजीवन कारावास हो, जिससे जो हमारे शहीद किसान हैं उनकी आत्मा को शांति मिल सके और देश में संविधान की रक्षा हो सके। एनएसयूआई ने डोलीवाला स्थित शहीद दुर्गामल महाविद्यालय में पिछले 2 सालों से रुकी हुई परीक्षा परिणाम घोषित न किए जाने पर छात्रों ने कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन कर महाविद्यालय के प्राचार्य और विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला दहन किया। साथ ही छात्रों ने रिजल्ट घोषित नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि पिछले 2 सालों से कुछ छात्रों का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, जबकि इस मामले को लेकर कई बार प्राचार्य से मांग की गई है।
आज जो हमने पुतला दहन किया है वो हमारे कॉलेज प्रिंसिपल प्राचार्य का है और एचएनबी यूनिवर्सिटी का है। बहुत 2 साल हो गए, छात्रों ने एग्ज़ाम दिए हैं, परीक्षाएं दी हैं, अभी तक उनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। हम कॉलेज में बच्चे आते हैं, हम भी आते हैं कॉलेज में, हम हर बार वो कहते हैं एक एप्लीकेशन लिख दो, एक लेटर लिख दो, हम हर बार लिखते हैं। वो कहते हैं हम यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को लेटर भेज रहे हैं, परंतु अभी तक 2 साल हो गए। किसी बच्चों को 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को। ना कॉलेज हम बच्चों की सुन रहा है, ना ही एचएनबी यूनिवर्सिटी हमारी बच्चों की सुन रही है। क्योंकि कुछ गलतियां तो छात्रों द्वारा होती हैं और कुछ गलतियां यूनिवर्सिटी द्वारा होती हैं। क्योंकि जो 2-3 केस हैं इसमें मेन ये है कि इनका एक गैप ईयर है और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो सीबीसीएस सिस्टम है, जिसमें स्किल मेन कोर्स और जनरल इलेक्टिव के कोर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही होते हैं। और ये क्योंकि इनका गैप ईयर था तो ऑनलाइन इनके फॉर्म नहीं आते, जिस कारण इनके रिजल्ट आने में लेट ही। डोईवाला के जोलीग्रांट में अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहुंचकर राष्ट्रीय खाद्य योजना और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न के बैग बांटे। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान कोई भी जरूरतमंद भूखा न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों लोगों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है, जिसका लाभ देश के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश की जनता को भी मिल रहा है। आज जैसा कि सभी लोग को मालूम है कि अन्नोत्सव कार्यक्रम के तहत जो कोरोना काल पे निःशुल्क राशन वितरण किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उस निःशुल्क राशन वितरण में समस्त जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में जो कार्ड बने हैं, सफ़ेद और गुलाबी कार्ड, उनमें प्रत्येक लाभार्थी को जो निःशुल्क राशन प्रदान किया गया, उसके उपलक्ष्य में अन्नोत्सव कार्यक्रम पूरे प्रदेश में एक साथ मनाया गया है। जनता का बहुत बड़ा लाभ है। कोरोना काल में जनता को इससे बहुत लाभ मिला है। उस समय सब बाजार वगैरह सब बंद थे, जिस टाइम मोदी जी द्वारा ये अन्न योजना का संचालन किया गया। लगभग 2 साल से देश में कोई भूखा न सोए, हर गरीब को अपने पेट की जो प्यास है जिसको बुझाने के लिए पानी के साथ साथ अन्न की आवश्यकता है। एक ऐसी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दी है, जिसमें देश के जो गरीब हैं किसी को भूखा नहीं सोना होगा। ये अन्नोत्सव का जो कार्यक्रम है, वैसे हमारे देश में परंपरा रही है अन्नोत्सव की, जहां उसको जगाने का काम किया गया है, उसको याद दिलाने का काम किया गया है। हरिद्वार में आज पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रसिद्ध महादेव मंदिर नीलेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने रुद्राभिषेक कर और हवन कर शिव की पूजा की। इस मौके पर उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल थे। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नीलेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और आज यहां पर हमने विश्व शांति और कोविड से पूरे विश्व को निजात मिले, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की है। वहीं उत्तराखंड के 2 बड़े भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कन्नी काट ली। इसका एक मिशन महादेव की अपने एक जो ऐतिहासिक और लोग आए दिन आशीर्वाद लेने आते हैं, तो मेरा भी पूरे देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए यही भोलेनाथ जी से प्रार्थना है कि सबको सुख शांति रखे और कोविड के समय जिस प्रकार का हालात हुआ उससे सबको निजात दिलाए। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम जन को राहत दिलाने का काम किया, यही मेरी भोले से प्रार्थना है। सब लोग सुखी रहें और खुशहाल जीवन बिताएं, यही मेरी। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में दुकानदार के साथ लूट की घटना का आज एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने खुलासा किया है। दरअसल बीती 5 अक्टूबर को
आत्मलपुर बोंगला क्षेत्र में परचून के दुकान चलाने वाले व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों की ओर से लूट को अंजाम दिया गया था। इस दौरान एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम की ओर से चेकिंग अभियान चलाकर नगर पटरी लोहे पुल के पास बनी मजार से 3 मोटरसाइकिल सवार संदिग्धों को रोककर पूछताछ की गई, जिसमें विक्की सैनी, मोहन और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल तमंचा और नकदी बरामद हुई है। ये 5 अक्टूबर को ये हैदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक परचून की दुकान में लूट की गई थी। तो इसमें बेसिकली हमने तभी जैसे ही पता चला था वैसे इसमें मुकदमा लिखा था लूट का, और इसमें हमने एसओजी की टीम और यहाँ हैदराबाद थाने की पुलिस की टीम इसमें लगातार कार्रवाई कर रही थी। उसी में सफलता मिली है। एएसपी ज्वालापुर और अंडर ट्रेनिंग डिप्टी एसपी हैं, उनके नेतृत्व में इस टीम को कल सफलता मिली है, जिसमें हमने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ में जो लूट का जो भी सामान गया था उसमें वो नकद भी किया है, वो बाइक बरामद हुई है और साथ में एक तमंचा बरामद हुआ है। जहाँ तक इनके आपराधिक इतिहास की बात है उसको चेक कराया जा रहा है। और एक इनके द्वारा ज्वालापुर में भी एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना की गई थी, उसमें जो मोबाइल गया था उसको भी इनसे बरामद किया गया है। हल्द्वानी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उत्तराखंड में 2022 में कांग्रेस अपना परचम फिर से लहराएगी। वहीं उन्होंने बीजेपी की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि कांग्रेस को जिस पार्टी से 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ना है वो बहुत ही षड्यंत्रकारी पार्टी है, लिहाजा कांग्रेस को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। साथ ही आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि इस समय भारत को विश्व स्तर पर अनेक चुनौतियों का सामना करना है, लिहाजा उत्तराखंड की जनता से ये सवाल है कि क्या ऐसे लोगों को लोकतंत्र में आना चाहिए जो केवल यूनियनबाजी करते हैं या जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही राजनीति में आ रहे हैं। प्रियंका जी अगुवाई कर रही हैं। उन्होंने मुझे और एक मेरे साथ 4-5 और साथी हमारे हैं, जिनसे ये कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करके मैनिफेस्टो बनना चाहिए। आप लोग जाएं, जनता के बीच में बैठें, जनता जनार्दन से चर्चा करें और जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी जो उम्मीद है, उनकी जो आशाएं हैं, उनको आप प्रस्तुत करें मैनिफेस्टो में, ताकि उनको ये लगे जब वो मैनिफेस्टो देखें कि हमारी अपनी आवाज़ है। वैसे ही ट्रेनिंग के काम लगातार चल रहे हैं। बहुत जल्दी चयन हो जाएगा कैंडिडेट्स का। बहुत सारे कैंडिडेट्स का चयन हो चुका है और शायद उसकी घोषणा बहुत जल्द 2-4-6 दिन में हो जाएगी। अल्मोड़ा में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने आज सरकार के अन्न महोत्सव के खिलाफ विरोध जताते हुए इसे काला दिवस के रूप में मनाया। वहीं उन्होंने मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। दरअसल सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता मानदेय 30,000 करने समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 1 महीने से हड़ताल कर रहे हैं, जिससे सरकारी राशन पर निर्भर गरीब परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष संजय शाह ने कहा कि आज हमारे हड़ताल को 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की हट के कारण अभी तक उनकी मांगों का हल नहीं निकल पाया है। जो सरकार के द्वारा अन्न महोत्सव के रूप में जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, हम सब लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी हड़ताल को 1 माह 11 दिन हो गए हैं और सरकार के द्वारा अभी तक हमारी कोई सुध नहीं ली गई। हमारी सबसे बड़ी जो मांग है वो मानदेय की है। जब तक हमारा मानदेय सरकार के द्वारा निश्चित नहीं किया जाएगा तब तक हम हड़ताल में डटे रहेंगे। सोमवार को रामनगर में ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं देने को लेकर सब लोग बहुत समय से आंदोलन कर रहे हैं। आज तक इन गांव को राजस्व गांव बनाना तो दूर की बात है, यहां रहने वाले ग्रामीण जरूरी सुविधाओं को लेकर भी तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस बार उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वन ग्रामों में रहने वाले ग्रामीण 2022 में होने वाले विधान चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये हमारे रामनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 24 वन ग्राम है। काफ़ी लंबे समय से हम इनको राजस्व गांव का दर्जा देने तथा इन गांवों को मूलभूत सुविधाएं दिए जाने के लिए संघर्षरत हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी सरकारें आई किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हमने आपके प्रशासनिक भवन रामनगर में 25 दिन का
क्रमिक अनशन किया था और लगातार हर 6-6 महीने में हम आंदोलन करते आए हैं, कभी मशाल जुलूस के माध्यम से, कभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से। सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हमने हमेशा कार्यक्रम किए हैं, लेकिन अभी तक कई गांव हमारे ऐसे हैं जिनमें अभी विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। जबकि जैसे सुंदरखाल है, हमारा लेटी है, आपका चोपड़ा है, रामपुर है, और आपके टेढ़ा खत्ता है, आमडंडा है और रिंगोड़ा खत्ता है, कई ऐसे गांव हैं जहां अभी भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है। देखो, जहाँ तक बहिष्कार का है, मतदान का मतलब वो तो सबका व्यक्तिगत अपना मत डालने का है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस बीजेपी की बात है, बीजेपी ने हमेशा ही वन ग्रामों की सोची है। भले ही राजस्व हम नहीं कर पा रहे होंगे किसी कारणों से, लेकिन जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी है, बिजली है, रोडों का है, वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाए जाने व इन ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग को लेकर वन ग्राम विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस लाल के नेतृत्व में यहाँ रह रहे सैकड़ों ग्रामीणों ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रामनगर वन परिसर पहुंचकर हंगामेदार जनसभा की। जनसभा में मौजूद प्रतिनिधियों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि आज 4.5 साल बीतने के बाद भी इन वन ग्रामों को ना तो राजस्व ग्राम बनाया गया और न ही मूलभूत सुविधाएं इन ग्रामों में दी गई। उन्होंने कहा आज भी कई गाँव ऐसे हैं जहां विद्युतीकरण नहीं हो पाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार 2022 में होने वाले चुनाव में यदि उनकी मांगें सरकार ने नहीं मानी तो वह इस बार चुनाव का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने बताया कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र में 24 वन ग्राम आते हैं, जहां करीब 18,000 मतदाता हैं जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अहम योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि 18,000 वोटर इस बार अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 2022 के चुनाव का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।